बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल कैपिटल व्यूज़ पर। नाज़रीन, बात करेंगे आज नूर मुकद्दम केस के हवाले से। बड़ी अहम डेवलपमेंट इस केस में हुई और इस केस ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि कल शौकत मुकद्दम की जो लीगल टीम है, कानूनी टीम, उन्होंने जो अपील फाइल की थी, जो थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन को जमानत दी गई थी उसके खिलाफ, आज उस पर समाअत जारी है। कल ये एप्लीकेशन लगती है और आज ही इस पर समाअत जो है वो शुरू हो जाती है। तो लग रहा है कि केस जो है वो बहुत जल्द अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो जाएगा। इस पर आगे चलकर बात करेंगे क्योंकि अभी इस पर समाअत जारी है, इस पर बात करना फिलहाल मुनासिब नहीं है। लेकिन जो इस केस में एक अजीब डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि गिरफ्तार मुलजमान में से एक जो है वो मीडिया के सामने आकर बातें करने लग जाता है। इस तरह के केसेस में नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी मुलजिम को जिसकी अभी अभी जमानत हुई हो और ये भी एक्सपेक्टेड हो कि दोबारा गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उसको ये अलाउ नहीं होता कि वो मीडिया के साथ या किसी भी शख्स के साथ जो है वो कोई भी गुफ्तगू करे। उसका वकील ही जो है वो बात कर सकते हैं फ्रंट पर आकर। लेकिन खैर, देखें कि ये कितनी हैरानकुन बात है कि इनमें से एक शख्स जो है वो आता है और मीडिया से बातें करने लग जाता है। अच्छा, ये जो शख्स मीडिया के सामने आए ये है डॉक्टर वामिक रियाज साहब, जिनका कल जिक्र भी किया था। जो थेरेपी वर्क्स के 6 मुलाजमीन थे उनमें से एक ये भी हैं। इन्होंने खैर क्या बातें की है मीडिया के सामने वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी ताकि उनके अल्फाज और मेरे अल्फाज में कोई भी फर्क ना रहे। ये जनाब फरमाते हैं, पूरा केस इन्होंने जो है वो पूरा वाकया जो है वो इन्होंने एक्सप्लेन किया। कहते हैं कि 2 साल से मैं थेरेपी वर्क्स में काम कर रहा हूँ। आप जितने भी साल से काम करें हमें खैर इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं। कहते हैं 20 जुलाई को 6:45 पर मुझे कॉल आई एडमिन से। वैसे सम टाइम ऐसा होता है कि आपको जो ऑफिशियल कॉल आ रही होती है ना, तो और रूटीन के हिसाब से अगर आपको आ रही हो तो आप नोट भी नहीं करते कि किस टाइम पे कॉल आई है। इन्होंने फिक्स जो है वो टाइमिंग भी बताई है। 6:45 पर एडमिन से कॉल आती है कि एक पेशेंट है उसकी इंटरवेंशन करनी है। अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि उन्होंने खुद एक्सप्लेन किया है कि जो शख्स नशा करता हो और वो अस्पताल जाने के लिए राजी ना हो तो उसको ज़बरदस्ती जो है वो ले जाया जाता है। ये इस प्रोसेस के नाम है इंटरवेंशन। खैर, कहते हैं कि मेरी ड्यूटी 8 बजे शुरू होती है। मैं जल्दी निकला और 7:15 पर मैं वहाँ अपने सेंटर जो है वो मैं पहुंच गया। अब आप देखें, ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि या तो ये थेरेपी वर्क्स वालों के पास जो है वो कोई और स्टाफ ही नहीं था या कोई ऐसा शख्स नहीं था जिस पर एतबार किया जा सके कि इनकी ड्यूटी 8 बजे शुरू होती है लेकिन इनको वक्त से पहले बुला लिया जाता है। और वक्त क्या हो रहा था? 6:45। खैर, कहते हैं कि ऑफिस पहुंचकर मैंने टीम तैयार की। इस टीम में कौन कौन शामिल थे? एक नर्स थी, 2 गार्ड और दिलीप कुमार वकील शामिल थे। मैं जाहिर जाफर के घर पहुंचा तो गार्ड ने कहा कि मेरी जाकिर जाफर से बात हुई है। उन्होंने मुझे बताया था कि एक टीम आने वाली है, उसे ऊपर लेकर जाना है ताकि जाहिर जाफर को अस्पताल जमा करवाया जाए। अच्छा, पूरे केस से ना अभी तक मैंने खैर इनकी जितनी स्टेटमेंट सुनी पड़ी उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि इस केस में जो जाकिर जाफर साहब हैं उन्होंने अपने बेटे को नफसियाती मरीज या एक ऐसा शख्स भी जाहिर करने की कोशिश की जो कि नशा करता था, जिसको नशे की लत लग चुकी थी और उसे अस्पताल जमा करवाना था। खैर, घर में लाश पड़ी हुई है और मुलजिम को अस्पताल में एडमिट करने, बड़ी कोई अजीब सी बात है कि गार्ड को भी सब मालूम था और ये सारा ड्रामा जो है वो रचाया जा रहा है। खैर, आगे चलते हैं। कहते हैं कि मैं खानसामा से कमरे का पूछने लगा तो उसने मुझे कहा कि ऊपर जाके लेफ्ट या ऊपर जाके राइट, सीधा पता नहीं कहाँ है, आप खुद जाके चेक कर लें। मैंने उसको कहा कि आप मेरे साथ चले तो उसने साफ इनकार कर दिया। अब खानसामा का अंदाजा लगाया कि इसका काम सिर्फ किचन के हद तक है और ये घर के बारे में कुछ नहीं जानता कि अगर इसने किसी को चाय सर्व करनी है तो उसका कमरा कहाँ है, किसी को पानी देना है तो उसका कमरा कहाँ है। ये सिर्फ किचन में रहता है और इससे लोग जो है वो वहीं आकर खाना पानी जो उनको चाहिए वो ले लेता है। खैर, इसने ऊपर जाने से साफ इनकार कर दिया। बड़ा साफ सुथरा जवाब आ गया कि जी मैं नहीं जाता। इतने में जाहिर जाफर जो है वो टेरेस में आया और कहा कि आप लोग मुझे पकड़ने आ गए, मैं नहीं जाऊंगा, और अंदर चला गया। उसने ये कहा और अंदर चला गया। अब जरा नफसियाती मरीज की आप नफसियात का अंदाजा लगाएं। उसे पता था
कि एक टीम आने वाली है। कहते हैं दरवाजे पर पहुंचा तो वो थंब इम्प्रेशन से खुलता था और बहुत मोटा था, मतलब मैं उसे खोल नहीं सकता था। आप अंदाजा लगाए नाज़रीन कि इस कदर प्राइवेसी है कि थंब इम्प्रेशन से दरवाज़ा खुलना है उसके कमरे का, गालिबन जितना कुछ अभी उसने बताया, और वो बहुत मोटा है कि वो खोला नहीं जा सकता। अंदर वो जो मर्जी करता है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इतने में उसके 3 दोस्त भी वहां आ गए। अभी तक नाज़रीन पूरी तफ्तीश में 3 दोस्तों का कहीं भी जिक्र नहीं था। ये जाहिर जाफर के जो दोस्त हैं ये पता नहीं कहाँ से आए, पहले से वहां मौजूद थे, क्या था नहीं मालूम। उसने कहा कि हमने पूछा कि ये नीचे क्यों नहीं आ रहा, तो कहने लगे नहीं पता, हमारी एक दोस्त भी जो है वो भी कल से गायब है और गालिबन इसकी गर्लफ्रेंड है, और ये नहीं बता रहे कि उसके पास है या नहीं है, या वो कहाँ है अगर इसके पास नहीं है तो। उन्होंने कहा, ये डॉक्टर मामिक साहब के अल्फाज हैं कि बातों बातों में जो है वो 1 घंटा गुजर गया, गालिबन 8 बज रहे थे। हमने ताहिर साहब को बताया कि ये सारी सिचुएशन है, तो उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से जो है वो इसको पकड़ कर ले आए, अस्पताल दाखिल करवाएं। इतने में मुझे यानी कि डॉक्टर साहब को, डॉक्टर मामिक साहब को एक आइडिया आया कि क्यों ना ये जिस टेरेस से जो है वो बाहर आके इसने हमसे ये कहा है कि आप लोग मुझे पकड़ने आए हैं, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो इनको आइडिया है कि मैंने सोचा कि क्यों ना हम सीढ़ी के जरिए जो है वो ऊपर जाएं। हमने मुलाजमीन से सीढ़ी मांगी तो गार्ड जाता है साथ वालों के घर, और यानी कि पड़ोस से उसको सीढ़ी लानी पड़ती है। इतने बड़े घर में जो है उनके पास सीढ़ी मौजूद नहीं है। खैर, सीढ़ी टेरेस से जो है वो 4 फुट नीचे थी। इन्होंने ये भी अंदाजा लगा लिया कि कम से कम ये जो गैप है ये 4 फुट का है। आगे चलेंगे, बड़ा इनका दिमाग चल रहा है, अभी तक चल रहा है। 4 फुट नीचे थी। हमने फोन जो है वो गार्ड के रूम में जमा करवा दी कि कहीं ऊपर जाते हुए टूट ना जाए, गिर ना जाए। अभी तक इनका दिमाग बड़ा अच्छा चल रहा है कि उन्होंने फोन अपने साथ ले जाना मुनासिब नहीं समझा। हम में से 4 लोग ऊपर पहुंचे। नर्स का जिक्र नहीं अभी तक कहीं भी कि नर्स कहाँ गई। खैर, आगे बढ़े। पहले नंबर पर अमजद था, दूसरे नंबर पर समर गार्ड था, तीसरे नंबर पर मैं मौजूद था, और चौथे पर लॉयर था। ये लॉयर की कहानी अभी तक समझ नहीं आई कि मेडिकल टीम में और एक ऐसे शख्स को आप पकड़ने जा रहे हैं जो नशा करता है, तो उसमें लॉयर का क्या काम है। खैर, अमजद अंदर गया, फिर समर अंदर गया। मैं अंदर जाने लगा था कि समर ने मुझे पीछे किया कि अंदर नहीं जाना, वो गन लेकर बैठा हुआ है। आप अंदाजा लगाए नाजरीन के गला काटा है उसने छुरी से, चाकू से, लेकिन गन भी उसके पास मौजूद है। और ये केस में पहले भी साबित हुआ था कि वो गन जो है वो जाकिर जाफर यानी कि उनके वालिद साहब की है। फिर डॉक्टर वामी साहब कहते हैं कि हमारा प्रोटोकॉल है कि अगर जिस शख्स को हमने पकड़ना है, जिस पेशेंट को हमने लेकर जाना है साथ, अगर उसके पास पुलिस या कोई पिस्तौल या कोई हथियार हो तो हमने मुदाखलत नहीं करनी। और हम वापस आ गए, लेकिन हमारा चौथा बंदा अमजद वापस नहीं आया था। इनको पता ही नहीं लगा कि अमजद उनके साथ आ भी रहा है या नहीं। कहते हैं थोड़ा सा वक्त गुजरता है तो हमें चीखों की आवाज़ें आने लगती हैं। अमजद ने कहा कि पिस्तौल मैंने कब्जे में कर लिए, लेकिन इसने छुरी से मुझ पर वार किया है, मैं जख्मी हुआ हूँ, मुझे आके जो है वो रेस्क्यू किया जाए। इतने ऊपर से अमजद की आवाज़ें भी आ रही हैं इसको। हम फिर ऊपर गए तो देखा कि अमजद ने उसको कमर से पकड़ा हुआ था, ये दरिंदे को, जाहिर जाफर को। हमने उसे काबू में किया तो देखा कि वहाँ एक लाश पड़ी हुई है। अमजद ने चीखें मारते हुए लाश का जिक्र नहीं किया। खैर, उसका सर, उस लाश का सर नहीं था, मतलब ये कि वो नूर की लाश थी, उसका सर नहीं था। हम सकते में आ गए और हमसे कुछ बोलने भी नहीं हो रहा था, हमने कांपना शुरू कर दिया जो भी इनका बयान था। हमने उसे घसीट कर उल्टा लिटाया जाहिर जाफर को, और वहाँ मौजूद बेडशीट दुपट्टा जो हमें मिला हमने उसे बांध दिया। अब वो दुपट्टा उन्हें नूर का मिला, किसका था ये भी नहीं बताया, क्योंकि कोई और चीज़ नहीं थी। इतने में अमजद जो है वो गिर गया, क्योंकि उसके गर्दन और पेट से खून निकल रहा था। और इस जाहिर जाफर ने, इसकी आप दिमाग चेक करें कि इसने उस अमजद को भी जख्मी किया है, और इसके वालिदैन ने जो है ये टीम भेजी थी रेस्क्यू करने के लिए और इस सारा मामला जो है वो संभालने के लिए, लेकिन इसने उसको भी जख्मी कर दिया और गले की इस जगह पर उसको छुरी मारी। अगर हो सकता है कि वो उसकी भी गर्दन उतार देता, क्योंकि शायद ये काम ही गर्दन उतारने वाली करता था। खैर, हम नीचे नहीं जा सकते थे क्योंकि दरवाज़ा तो बंद था, हमें इम्प्रेशन से खुलता था। हमने उससे चाबी मांगी, इसने कहा चाबी सोफे पर पड़ी हुई है। हमने दरवाज़ा खोला, सोफे से चाबी उठाई, दरवाज़ा खोला, इसके पीछे एक और दरवाज़ा था,
पता नहीं कोई शाही किला था, मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आ रही कि ये घर किस मंसूबे से बनाया गया था। खैर, इसके पीछे एक और दरवाजा था, उसकी चाबी ली जाहिर जाफर से, दरवाजा खोला तो देखा कि वहां एक सर पड़ा हुआ है। शक्ल नहीं देख सके क्योंकि उसके चेहरे पर उसके बाल आगे आए हुए थे। ऐसे आप अंदाजा लगाएं कि इस दरिंदे ने उस पर किस कदर तशद्दुद किया है। सर उधर उतारा है, धर इधर है, मतलब क्या उसको घसीट के इसने दूसरे कमरे में शिफ्ट किया, ये दरवाजे से दरवाजा। अभी तक ये सारी जो गुत्थी है सुलझने का नाम नहीं ले रही। खैर, अमजद को ले गए और दिलीप कुमार के साथ अस्पताल भिजवाया। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि अमजद जख्मी हुआ है, वकील हम साथ लाए हैं और उसी वकील के साथ जो है वो हमने अमजद को भिजवा दिया है। गार्ड के साथ नहीं भिजवाया, नर्स के साथ भी नहीं भिजवाया। खैर, दोस्त इस सारे सीन से गायब हैं। अब इस सारे सीन में उसने दोस्तों का जिक्र नहीं किया, ये डॉक्टर वामिक साहब फरमा रहे हैं। मैं टेरेस पर गया, नीचे देखा तो 7-8 लोग खड़े हैं। उनको कहा कि कोई पुलिस को बुला दो, यहाँ एक लाश पड़ी हुई है, एक कत्ल हो गया, मर्डर हो गया जी यहाँ पर। जाहिर को हम नीचे लेकर गए, खैर उनमें से किसी ने पुलिस को कॉल कर दी होगी। जाहिर को हम नीचे लेकर गए तो उसने कहा मुझे क्यों घसीट रहे हो, वो लड़की तो नहीं है, वो तो एक सेक्स डॉल है। ऐसे ना आप अंदाजा लगाएं कि इस दरिंदे की नफ्सियात, ये कैसी नफ्सियाती बीमारी है, किसने मर्डर कर दिया है, एक इंसानी जान ले ली है, इतनी बड़ी इस दरिंदगी का इसने निशाना बनाया है उसको, ये कह रहा है कि वो लड़की नहीं है, वो एक सेक्स डॉल है। खैर, डॉक्टर वामिक साहब कहते हैं कि मैंने कहा कि डॉल का तो खून नहीं निकलता, उसका तो खून निकल रहा है। फिर उसने हमसे पानी मांगा, कहा मैं तो इंसान हूँ, मुझे तो पानी पिलाएं। खैर, इसको अभी अपनी प्यास की पड़ी हुई है जाहिर जाफर को। लेकिन पुलिस, जब तक इतने में पुलिस आती है, पुलिस के सामने ये ऑल फुल बोलने लग जाता है कि जैसे कोई नफसियाती मरीज हो, कोई पागल हो, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, मतलब उसने ड्रामा करना शुरू कर दिया। डॉक्टर वामिक ने कहा कि हमारा जो बयान पहले दिन था, जो हमने पुलिस को दिया, जो हमने अदालत को बताया, हमारा आखिरी दिन तक वही बयान रहेगा। लेकिन उनसे जो है वो सहाफी ने पूछा कि सवाल किया गया ये आरटीए वाला क्या वाकया है, तो कहा मुझे नहीं पता कि क्योंकि अगर अमजद जो है उसको उसने मारा था तो रोड एक्सीडेंट क्यों कहा, ये आरटीए वाला वाकया क्यों बनाया गया। कहा मुझे इसका जवाब नहीं पता, ये अमजद साहब खुद बताएंगे या दिलीप कुमार साहब बताएंगे। नाज़रीन, अब देखना ये है कि इनको इसका जवाब नहीं पता कि ये जो रोड एक्सीडेंट कह रहे हैं कि हमारा तो पहले दिन से वही बयान है और आखिरी दिन भी वही रहेगा, और रोड एक्सीडेंट इन्होंने अमजद का बनाया। भाई, अगर आप सच बोल रहे हैं तो फिर आपने हकायक क्यों छुपाए, आपने ये क्यों नहीं कहा कि अमजद को जो है वो उसने जख्मी किया था। खैर, क्या मेरे पास इसका जवाब नहीं, इसका जवाब आपको अमजद साहब देंगे या दिलीप कुमार साहब देंगे, वकील हैं। नाज़रीन, अब देखना ये है कि ये अदालत इसके खिलाफ क्या नोटिस लेती है कि एक मुलजिम अभी उस पर इल्ज़ाम जो है वो उससे बरी नहीं हुआ, सिर्फ उसकी जमानत हुई है, वो मीडिया के सामने ये सारी बात कैसे कर सकता है। और एक अहम खबर ये है कि इन पर यह भी इल्ज़ाम है कि इन्होंने जो है वो वहाँ से थेरेपी वर्क्स वालों ने सबूत मिटाने की कोशिश की है। ये इन पर जो है वो बड़ा इल्ज़ाम है। तो क्योंकि जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह थे, जो कुछ भी वहाँ से मिल सकता था, वो उन्होंने वहाँ से गायब करने की कोशिश की है। और आपको मालूम है नाज़रीन कि इस तरह के केसेस में ऐसा दिमाग या तो किसी पुलिस वाले का चल सकता है या वकील का, क्योंकि पुलिस ने इंक्वायरी करनी है, तफ्तीश करनी है, और वकील वो है जिसने आपको अदालत में सच्चा या झूठा साबित करना है। तो ये इन्होंने हकायक क्यों छुपाए हैं, इसका जवाब तो कौम इनसे ले लेगी, अदालत इनसे ले लेगी। फिलहाल ये आज की समाज जो है वो जारी है ये जमानत की अपील के खिलाफ। इसका जो भी फैसला आता है वो आपके सामने ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन अभी तक मुझे सारा जो हादसा हुआ है, इसकी ये जो सारी डिटेल मैंने इनके मुंह से सुनी, और वो मुझे बड़ा हैरानकुन लगा कि अगर आप कह रहे हैं कि आपका तो कोई कसूर ही नहीं है, आपको तो कुछ मालूम ही नहीं था, तो जो सारा ड्रामा रचाया गया और अमजद को जख्मी की बजाय रोड एक्सीडेंट क्यों डिक्लेयर किया गया, इस सवाल का जवाब जो है वो बहुत जल्द अदालत आपसे ले लेगी और कौम को आपको हिसाब देना पड़ेगा। इस बारे जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।